हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सोल्यूशन। आज की वीडियो में हम जिपमर से रिलेटेड नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग डिलीवरी नर्स सस्पेक्ट एटॉनिक पीपीएच इन द क्लाइंट, सो विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। मतलब कि आफ्टर डिलीवरी जो पेशेंट है उसमें एटॉनिक पोस्टपार्टम हेमरेज है, तो उस टाइम पे नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी। एंड द ऑप्शंस आर मसाज द यूट्रस, एडमिनिस्टर 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन, एडमिनिस्टर अर्गोमेट्रिन और रिपोर्ट टू द डॉक्टर। सो अगर हमारा एटॉनिक पोस्टपार्टम हेमरेज है तो द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी द मसाज ऑफ द यूट्रस। ऑल्दो जो हमारा ऑक्सीटोसिन है और अर्गोमेट्रिन है, ये दोनों हमें हेल्प करते हैं इन द कंट्रोल ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, but as the uterus is atonic, so in that case the priority will be to massage the uterus to initiate the let down reflex. Now the next question is, which of the following drug is contraindicated in a patient with congestive heart failure? And the options are diltiazem, digoxin, furosemide और captopril. So इसमें हमारा कौन सा ड्रग है जो हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में नहीं देते हैं। सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में हम जो हमारा दिल्टियाजम है वो हम नहीं देंगे। ठीक है, तो दिल्टियाजम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड in the patients who are having congestive heart failure. तो जो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में नहीं देते हैं, बिकॉज ड्यू टू देयर नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट दे विल वर्सन द कंडीशन इन द पेशेंट। और हमारा इनमें से जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एग्जांपल है दैट इज दिल्टियाजम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि an unconscious patient is brought to the emergency room after a road traffic accident. Which of the following is the priority intervention in this patient? So after road traffic accident है, patient जो है वो unconscious है, तो हमारी priority क्या रहेगी? So assess for the level of consciousness, assess vital signs, airway management और management of bleeding. सो हमेशा हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमारी जो पहली मैनेजमेंट रहती है, जो पहली प्रायोरिटी रहती है, दैट इज द एयरवे। सो अगेन हियर इज द एयरवे मैनेजमेंट विल बी द प्रायोरिटी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि which of the following sign is seen in pancreatitis, and the options are Kernick sign, Murphy sign, Cullen sign और Schwartz sign. So pancreatitis में हमें कौन सा साइन देखने को मिलता है? So the correct answer is Cullen sign. Kernick sign is a sign present in meningitis. Murphy sign जो है वो हमारा हमें cholecystitis में मिलता है in the inflammation of the gallbladder. एंड स्वास साइन हमें अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। ऑलरेडी मैंने इन साइंस के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट हैं और आप वो देख सकते हैं। अगर हम क्यूलन साइन की बात करते हैं, सो दिस इज द क्यूलन साइन। क्यूलन साइन में क्या है कि अम्बलाइकस के अराउंड देयर विल बी द एकाइमोसिस। सो दिस इज द क्यूलन साइन where has the program the image B shows the Gray Turner syndrome. Gray Turner syndrome, again, it is one of the important sign in pancreatitis. Pancreatitis के हमारे दो साइन होते हैं, Cullen sign and Gray Turner syndrome sign. So in the Gray Turner sign, flank area में ecchymosis will be there. जो flank area है वहाँ पे ecchymosis हमें देखने को मिलेगी, and Cullen sign में हमें peri-umbilical area में ecchymosis देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following method is most effective in prevention of teeth discoloration while administering iron syrup? And the options are dilute syrup with glass of water, mix iron syrup with glass of lemon juice, give syrup through straw, or rinse mouth with water after ingestion of syrup. So as we all know कि iron syrup जो है उसकी वजह से teeth discoloration हो सकता है, तो उसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि पेशेंट ने विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ सिरप को लेना है। उसको हम ना तो वाटर में मिक्स करके देंगे ना हम लेमन जूस में मिक्स करके देंगे। ऑल्दो लेमन जूस हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो बाद में ले सकता है क्योंकि विटामिन सी है एंड विटामिन सी विल एनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो इसीलिए हम लेमन जूस बाद में लेने के लिए बोलेंगे, बट उसमें हमने आयरन सिरप को मिक्स करके नहीं देना है।
Now the next is, all of the following are signs of respiratory acidosis except, and the options are headache, confusion, blurred vision और high alertness. So अगर पेशेंट को respiratory acidosis है, means कि बॉडी में जो हमारी उसमें क्या होगा कि देयर विल बी द accumulation of the carbon dioxide and carbon dioxide is a acidic gas. तो अगर CO2 हो रही है तो CO2 is a CNS depressant. So in that case the patient may be present with headache, confusion and blurred vision, but high alertness is not will be seen in the patient. Now the next is, a patient's ABG report is as follows: pH is 7.48, PCO2 is 32, PO2 is 88, and bicarbonates 24. Interpret the acid-base imbalance. And the options are respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis और metabolic alkalosis. So पेशेंट में क्या है, pH जो हमारा नॉर्मल है दैट इज बिटवीन 7.35 टू 7.45 एंड पेशेंट का pH कितना है 7.48, तो मतलब वो बड़ा हुआ है, तो इट इज एल्कलाइन इन नेचर. PCO2 is 32, नॉर्मल PCO2 is between 35 to 45, तो ये हमारी कम हो रखी है. PO2 is between 80 to 100, so it is normal, and bicarbonate is between 22 to 26 or 28. So again these are normal. तो इसमें हमारा एक pH चेंज हुआ है और एक CO2 चेंज हुई है. तो as CO2 is a acidic gas, अगर ये हमारी बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहेगी तो एसिडोसिस होगा, और अगर इसका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो रहा है तो एल्कलोसिस होगा. सो दिस विल सजेस्ट कि द पेशेंट इज हैविंग रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. तो पेशेंट इज हैविंग रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्योंकि पीएच बढ़ा हुआ है, एल्कलाइन है और CO2 कम हो रखी है, तो इसीलिए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. नाउ द नेक्स्ट इज, urine sign is most commonly seen in, and the options are maxillofacial trauma, basilar skull fracture, clavicle fracture और cervical fracture. तो urine sign जो है वो हमें maxillofacial traumas में मिलता है. पेशेंट में क्या है कि जो हमारा हार्ड पैलेट है वहां पे देयर विल बी द डिस्कलरेशन और इकाइमोसिस, whereas in the basilar skull fracture हमें दो साइंस देखने को मिलते हैं. One is the battle sign and other one is the raccoon eye. बैटल साइन में बिहाइंड द ईयर, मतलब जहाँ पे हमारी मेस्टॉइड प्रोसेस होगी वहां पे इकाइमोसिस होगा, एंड इन द रेकून आई देयर विल बी द पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस. Now the next is, most common cause of urinary tract infection is, and the options are E. coli, Staphylococcus, Streptococcus और Pneumococcus. So urinary tract infection का जो सबसे most common है cause है that is E. coli. Now the next is, according to WHO, surgical site infection occur at surgical site within 7 days, 15 days, 30 days और 42 days. तो हमारे कुछ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होती हैं जिनमें हमारा एक सर्जिकल साइट इन्फेक्शन आता है. इसके अलावा हमारा आता है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस एंड हमारा वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया. तो ये जो चार चीजें होती हैं हमारी, दैट इज कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, हमारा ये वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ये चारों हमारी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में आती हैं. तो कब हम बोलेंगे कि पेशेंट को जो है वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हुआ है? सो द राइट आंसर इज 30 डेज. अगर सर्जरी के 30 डेज के बाद 30 डेज के अंदर अंदर पेशेंट को सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन होता है तो दैट कंडीशन इज नोन एज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. सो surgical site infection are defined as infections that occur 30 days after surgery with no implant or within 1 year if an implant is placed and infection appear to be related to surgery. Now the next is, most common complication of respiratory system after abdominal surgery is, and the options are bronchitis, emphysema, atelectasis और pneumonia. So after the surgery जो सबसे ज्यादा हमारी मेन कॉम्प्लिकेशन होती है दैट इज एटिलेक्टाइसिस. दैट्स व्हाई हम आफ्टर
बिफोर सर्जरी हम पेशेंट को रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस बताते हैं, स्पायरोमेट्री यूज करने के लिए बताते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, जो कि हम पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली बताते हैं ताकि पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली उन एक्सरसाइजेस को करे और एटीलेक्टाइसिस को प्रिवेंट कर सके. नाउ द नेक्स्ट इज antibiotic prophylaxis before dental procedure is mainly given for prevention of, and the options are surgical site infection, GI infection, infective endocarditis और ear infection. So हमारा जो हम antibiotic prophylaxis देते हैं before any dental procedure, that is for the prevention of infective endocarditis. क्योंकि if अगर we will see the main causes of infective endocarditis, so dental procedures are also one of the cause that contribute towards endocarditis. Now the next is, a patient is scheduled for an elective surgery. All of the following are important nursing responsibility one day before surgery except, and the options are patient education, obtaining consent, pre-anesthesia checkup or rehabilitation planning. सो बिफोर द शेड्यूल ऑफ सर्जरी हमें इनमें से कौन सी है जो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की एक्सेप्ट, सो दैट इज रिहैबिलिटेशन प्लानिंग. ठीक है, हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो हम प्री ऑपरेटिवली एजुकेट करेंगे. कंसेंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड प्री एनेस्थीसिया चेकअप इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, बिफोर एनी सर्जरी. तो रिहैबिलिटेशन प्लानिंग हम पेशेंट को बाद में भी बता सकते हैं, दैट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बिफोर द सर्जरी. नाउ द नेक्स्ट इज, patient with diagnosis of end-stage renal disease admitted in ICU. All of the following are appropriate nursing diagnoses for this patient except, and the options are fluid volume excess, decreased red blood cell, electrolyte imbalance, and impaired immune system. So patient को क्या है, end-stage renal disease है, and kidneys का main function क्या होता है कि ये excretion में help करता है और हमारी body में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में हेल्प करता है, फ्लूइड वॉल्यूम के अमाउंट को नॉर्मल करने में हेल्प करता है. सो हमारे जो इसमें से बनेगा दैट विल बी द फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, बिकॉज किडनीज अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगी. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस विल बी देयर एंड डिक्रीज आरबीसी बिकॉज इन द किडनीज एरिथ्रोपोइटिन enzyme is there, hormone is there, and erythropoietin hormone is responsible for आरबीसी प्रोडक्शन. तो अगर किडनीज अफेक्टेड हैं तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं प्रोड्यूस होगा तो आरबीसी नहीं प्रोड्यूस होंगे. सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर हैविंग एंड स्टेज रीनल डिजीज उनमें हमें अनीमिया देखने को मिलता है. सो ये तीनों जो हैं वो हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे एक्सेप्ट इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, बिकॉज किडनीज का कोई इम्यूनिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है ज्यादा. सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पेशेंट इज ब्रॉट टू आईसीयू फ्रॉम नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट. नर्स ऑन ड्यूटी नोटिस दैट देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम शीट साइड फ्रॉम अ राइट हैंड. Which of the following is the priority nursing action in this situation? Call to dialysis room and ask dialysis nurse for help. Check blood pressure immediately. Immediately apply pressure on bleeding site while sterile gauze and inform the doctor. So after the डायलिसिस जो पेशेंट है उसमें क्या है कि जो उसकी शीट साइड थी वहां से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी, कि हमने इमीडिएटली उस साइड पे जो है प्रेशर अप्लाई करना है और ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है. नाउ द नेक्स्ट इज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन इज, एंड द ऑप्शंस आर एडिनोवायरस, राइनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और एंट्रोवायरस. तो जो सबसे ज्यादा अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन का कॉज है दैट इज राइनोवायरस. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज, अ पेशेंट्स ब्लड टाइप इज बी नेगेटिव and a nurse informed that family members that packed red blood cell could likely be used by the family members whole blood type, and the options are A positive, B positive, B negative और AB negative. So हम patient हमारा B negative है तो हम उसको कौन सा ब्लड जो है वो चढ़ाएंगे. तो बेसिकली वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी दैट इज बी नेगेटिव. हम बी पॉजिटिव नहीं चढ़ाएंगे, ए पॉजिटिव भी नहीं चढ़ा सकते, बिकॉज ये हमारा क्या है कि पॉजिटिव है ब्लड, पेशेंट का नेगेटिव है तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी विल बी देयर.
ए बी नेगेटिव हम इसलिए नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और ओ जो ग्रुप है दैट इज यूनिवर्सल डोनर, तो इसलिए हम ए बी नेगेटिव भी नहीं पेशेंट को चढ़ा सकते, तो वी विल गो विथ बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप. Now the next is the treatment for hemophilia likely include periodic self-administration of fresh frozen plasma, blood, whole blood, factor concentrates or platelet. So hemophilia में we have three types of hemophilia: hemophilia A, hemophilia B and hemophilia C. And hemophilia में क्या होता है कि there is the deficiency of blood clotting factor 8, 9 and 11. ए में 8 एब्सेंट होता है, बी में 9 होता है और सी में 11 होता है. So for that we will go with the factor concentrators because in the factor concentrators there are मतलब factor concentrators में जो हमारे clotting factors होते हैं ए हमारा 8, 9 और 11 वो ड्राई करके हम इंजेक्शंस में रखते हैं और वो पेशेंट खुद सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है. Now the next is which of the following blood pressure reading of a child aged between 3 and 5 years is considered abnormal? And the options are 96 by 42, 105 by 60, 112 by 65 or 115 by 66. So for the child who is between 3 to 5 years, option number A जो है that is abnormal. That suggests the child is having low BP or hypertension. All the BP ranges are normal. Now the next is, in a patient with suspected head injury, frequent assessment is performed to determine if client is developing increased intracranial pressure. Which of the following option correctly describe the outcome if there is increased ICP? So increased in cerebral perfusion, displacement of brain tissue, improved brain tissue oxygenation or increased in serum pH. So increased ICP में क्या होगा कि there will be the reduced cerebral perfusion है तो टिश्यू ऑक्सीजन भी कम होगा. सो इसमें हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू है दैट इज द राइट आंसर कि ड्यू टू द इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो हमारे ब्रेन टिश्यू हैं वो डिस्प्लेस हो सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और एज जो हमारी स्कल है वो क्लोज्ड कैविटी है वो एक्सपैंड नहीं कर सकती, तो उसकी वजह से देयर विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्रेन टिश्यू. Now the next is, which of the following finding is expected in patient with diabetes insipidus? And the options are hyperglycemia, increased urinary output, increased urine specific gravity and altered level of consciousness. So जो हमारा diabetic insipidus है that occur due to the deficiency of antidiuretic hormone or the vasopressin hormone that is secreted by the posterior pituitary gland. And अगर patient में the patient is having diabetic insipidus, so in that case the patient will be present with increased urinary output. So option number B is the right answer. Now the next is, a 70-year-old female patient is scheduled for the surgery in 2 hours. So which of the following lab findings warrant the most immediate notification of the physician? मतलब कि अगर हमारे कोई पेशेंट है, ठीक है, 70 ईयर ओल्ड है, सर्जरी के लिए रेडी है, करना है उसको, तो इनमें से कौन सी जो फाइंडिंग है जो हमने इमीडिएटली फिजिशियन को बतानी है? इन द ऑप्शंस आर प्रोथ्रोम्बिन टाइम 22 सेकेंड्स, देन द नेक्स्ट इज hemoglobin 11 gram per deciliter, creatinine 1 mg per deciliter and potassium 4.6 milli per deciliter. तो इनमें से हीमोग्लोबिन हमारा, क्रेटिनिन और पोटेशियम सभी नॉर्मल रेंजेस में है, बस जो प्रोथ्रोम्बिन है दैट इज इंक्रीज. तो हमने इमीडिएटली प्रोथ्रोम्बिन बताना है बिकॉज अगेन पेशेंट को क्या है, देयर इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर और द क्लॉटिंग डिसऑर्डर इज प्रेजेंट. सो जो हमारा नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम है दैट इज बिटवीन 11 to 13.5 सेकेंड, तो पेशेंट का ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ है. सो अगर ज्यादा बड़ा हुआ है तो पेशेंट को जो ब्लीडिंग टाइम होगा दैट विल बी मोर एंड ब्लड को क्लॉट होने में टाइम लगेगा, सो द पेशेंट इज एट ए रिस्क फॉर ब्लीडिंग. Now the next is, which of the following lab test result is most important to evaluate when preparing to administer digoxin
in a pediatric who has congestive heart failure, and the options are serum magnesium level, serum potassium level, serum sodium level और serum chloride level. तो हम जब भी पेशेंट को डाइजॉक्सिन देते हैं, ठीक है, डाइजॉक्सिन इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज. So in that case, potassium level should be monitored carefully because digoxin की वजह से hyperkalemia will be there. Potassium level जो है वो increased हो जाता है, and if there is hyperkalemia, so the patient is at a risk of development of arrhythmia. तो इसीलिए हमने patient के potassium level को closely monitor करना है. Now the next is, which of the following is an important appropriate instruction for a client who is scheduled for an outpatient electroencephalogram? EEG के लिए patient schedule है, तो हमने इनमें से क्या patient को instruct करना है? And the options are NPO for at least 6 hours prior to the procedure, removing or hairpins, instruct to have some of the scalp shaved, draw blood sample for glucose level 2 hours before scheduled procedure. So EEG है, तो हमें उसमें shaving की कोई ज़रूरत नहीं है, NPO की कोई ज़रूरत नहीं है. So we will instruct the patient to remove all the hairpins because hairpins are metal, so they can come in the contact of the all the waves. ठीक है, जो भी EEG में वेव्स बन रही हैं उसके कांटेक्ट में आ सकती हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी रिपोर्ट है दे मे गेट अल्टर्ड. तो इसलिए हमने हेयर पिन जो है रिमूव करने के लिए बोलना है. नाउ द नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज, एंड द ऑप्शंस आर पुपिलरी रिफ्लेक्स चेंज, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड सेंसेशन और डिक्रीज ब्लड प्रेशर. सो सबसे ज्यादा जो हमें साइन, हमारा अर्लीस्ट साइन है of the increased blood pressure, that is change in the level of consciousness. The patient will be present with the change in the level of consciousness. Now the next is, which of the following symptom occur most frequently in a patient with acute pyelonephritis, which should be monitored by the nurse? And the options are rebound tenderness in the left lower abdomen, flank pain on the affected side, abnormally low pulse rate and low grade fever. So acute pyelonephritis है, that is related to kidney, and kidney is situated in the retroperitoneal cavity. So in the retroperitoneal जब भी pain होती है, the pain will be felt at the flank area. So flank pain will be present on the affected side. Now the next is, a first year nursing student is asked to demonstrate assessment of blood pressure in an adult client with a manual sphygmomanometer. The student nurse places the bell diaphragm on the stethoscope over the brachial artery and pumps the cuff up to 160 mm. The valve is released to allow a drop of 2 mm of Hg per second. At 145 mm of Hg, the student nurse heard the first tapping sound. The sound became muffled at 130 mm of Hg. The sound changes to a soft thumping at 120 mm of Hg. The sound fades to a muffled blowing sound at 100 mm of Hg, and in the last heard at 88 mm of Hg. There is silence at 84 mm of Hg. So the nurse should document the blood pressure as, and the options are 130 by 84, 145 by 84, 145 by 88 and 130 by 88. So जो पहली sound सुनाई दी थी, that was at 145 and last is at 88 mm of Hg. उसके बाद there was silence. So the right answer is 144 by 145 by 88 mm of Hg, because ये जो different sounds इसमें अलग अलग एरिया में बताई है, ठीक है, दे आर द बीपी साउंड्स और द कोर्साकॉफ साउंड्स. सो हमारी पहली साउंड जो होती है वो हमें बहुत ही टैपिंग साउंड होती है, उसके बाद वो मफल्ड होती है, फिर धीरे धीरे वो फेड हो जाती है, तो दैट इज द कोर्साकॉफ साउंड्स. नाउ द नेक्स्ट इज, द पर्पस ऑफ प्लाज्माफेरेसिस is in patient with Guillain-Barré syndrome is to, and the options are restore albumin level in the blood, remove circulating antibodies in the blood, remove excess fluid from the bloodstream, or all of the above. So जो हमारा Guillain-Barré syndrome है, it is a autoimmune disorder. So इसमें mainly हम plasmapheresis करते हैं to remove the antibodies, because autoimmune disorder में क्या होता है कि खुद की जो antibodies है वो खुद के body को या tissues को attack करने लगती है. So that's why to remove the antibodies, plasmapheresis is important. Now the next is,
A nurse has received a patient who has underwent a surgical procedure under conscious sedation. Which of the following assessment is most important for a nurse to make post-operative in this patient? And the options are pain assessment, urine output, ability to swallow liquids, weight and depth of breathing. So patient जो है sedation में है, post operatively हम क्या सबसे पहले check करेंगे? तो we will check for the respiration because there may be respiratory depression after sedation. So that's why checking the respiration is very much important. Now the next is a 30-year-old patient in stage 1 labor is breathing rapidly and having difficulty coping with the contractions. Which of the following acid-base imbalance is expected in this patient? And the options are metabolic alkalosis, metabolic acidosis, respiratory alkalosis or respiratory acidosis. So the patient will present with breathing that is rapid and having डिफिकल्टी विद कोपिंग विद द कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन ब्रीदिंग जो है वो रैपिड है तो दैट इज हाइपर वेंटिलेशन तो हाइपर वेंटिलेशन हमें किस कंडीशन में देखने को मिलती है वी विल सी हाइपर वेंटिलेशन इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बिकॉज जो हमारी CO2 है वो हमारी बॉडी में इकट्ठी हो गई है तो उसको रिमूव करने के लिए उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए एक्सेल आउट करने के लिए बॉडी का जो हाइपर वेंटिलेशन मैकेनिज्म है दैट विल बी इनिशिएटेड अगर यहीं पे इन्होंने हाइपोवेंटिलेशन लिखा होता या स्लो रेस्पिरेशन लिखी होती तो उस टाइम पे पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता सो हाइपरवेंटिलेशन सजेस्ट एसिडोसिस एंड हाइपोवेंटिलेशन सजेस्ट एल्कलोसिस नाउ द नेक्स्ट इज a 45-year-old patient who underwent exploratory laparotomy 5 days before has presented with abdominal pain, distended abdomen, absence of flatus, and absence of bowel sounds. This is an indication of which of the complication that is likely to occur. And the options are paralytic ileus, acute peritonitis, wound dehiscence, or surgical site infection. So patient का क्या है? Abdominal pain है, distension is there, absence of flatus, and absence of bowel sound. So ये चारों चीज किस चीज को suggest करती हैं? They are suggesting the paralytic ileus. So paralytic ileus is the paralysis of the इलियस जिसमें हमारे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो एब्सेंट होते हैं बोवल साउंड नहीं होती फ्लैटिस पास नहीं होता एंड दिस इज द मेनली कॉम्प्लिकेशन दैट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल सर्जरीज तो इसीलिए पेशेंट को डाइट स्टार्ट करने से पहले हमने पेशेंट के बोवल साउंड असेस करने हैं या पेशेंट से पूछना है कि पेशेंट ने फ्लैटिस पास किया है कि नहीं किया है नाउ द नेक्स्ट इज by what age a child is expected to begin to use simple words to communicate needs and the options are 6 to 9 months 10 to 12 months 1 to 2 years or 2 to 3 years so at 12 month जो बच्चा है वो simple words जो है वो बोलने start कर देता है and by the month age of 18 months जो बच्चा है वो at least 20 to 15 to 20 meaningful words के मतलब जानता है so that the right answer will be option number B. Now the next is the normal visual acuity for a 4-year-old child is 20 by 40, 20 by 60, 20 by 20 or 20 by 30. So the right answer is 20 by 20 because at the age of 4 year जो child है उसकी normal vision जो है attain हो जाती है that is 20 by 20 similar as 6 by 6 that is considered as a normal eyesight. Now the next is a nurse administer phenylephrine eye drop for preparing a patient for ophthalmoscopic examination. Which of the following assessment finding should a nurse expect after administration of eye drop? And the options are constriction of pupil, pupil mydriasis, hypotension or pupil meiosis. So the right answer is option number B that is pupil mydriasis that is the डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल तो प्यूपिल को डायलेट करने के लिए हम ये मेडिसिन यूज करते हैं नाउ द नेक्स्ट इज which of the following manifestation is least expected in a patient present with meningioma and symptom of increased intracranial pressure papillary edema pyrexia headache and vomiting so again in the patient who are having increased ICP हमें vomiting भी देखने को मिलेगी headache होगा patient को and edema papillary edema will be present लेकिन जो pyrexia है that is not means expected at the starting stage it is the least expected sign that will be present in the patient. Now the next is a definitive diagnosis of peptic ulcer disease is urine breath test, upper GI endoscopy with biopsy,
बेरियम कॉन्ट्रास्ट एक्सरे एंड द स्ट्रिंग टेस्ट। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है उसका अगर हम डेफिनेटिव डायग्नोसिस बोलते हैं सो दैट इज एंडोस्कोपी। सो अपर जीआई एंडोस्कोपी जो है दैट इज द राइट आंसर। पेप्टिक अल्सर का हमारा जो हाइलिकोबैक्टर पाइलोरी है वो एक मेन कॉज होता है। तो अगर पेप्टिक अल्सर ड्यू टू एच पाइलोरी है तो उसके लिए हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं। और जो हमारा स्टिंग टेस्ट है, स्टिंग टेस्ट हम जो हमारी ये हेलमेंथिक इन्फेक्शंस हैं उनको रूल आउट करने के लिए हम करते हैं। Now the next is, which of the following site is best for the nurse to plan to administer monovalent hepatitis B intramuscular to a newborn? And the options are deltoid, vastus lateralis, ventrogluteal muscle or dorsogluteal muscle. So for the children who are less than 5 years और जो बच्चे हमारे न्यूबॉर्न हैं उनमें हम वास्टस लिटरालिस को करते हैं। मतलब जो बच्चे हमारे इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट्स में जो हमारा इम्यूनाइजेशन होता है दैट इज इन द वास्टस लिटरालिस मसल, बिकॉज उनमें डेल्टोइड, वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल जो होते हैं वो अभी उतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं हुए होते हैं। Now the next is, while a healthcare team performing the respiratory arrest resuscitation, it is determined that a nurse did not open the valve to the oxygen tank and the client has not been receiving oxygen. So which of the following ethical principle involved in this situation? And the options are betray, non-malfeasance, fidelity or beneficence. So according to this, the right answer is non-malfeasance. Malfeasance. Okay? So this is the right answer. Now the next is, which lobe is responsible for touch? And the options are frontal lobe, temporal lobe, parietal lobe or occipital lobe. So the right answer is parietal lobe. अगर हम लोब्स की बात करते हैं तो parietal lobe is responsible for language and touch. Occiput lobe is responsible for eyesight or vision. Temporal lobe is related to hearing, learning and feelings. And frontal lobe जो है that is responsible for thinking, memory, behavior and movement. ब्रेन स्टेम में हमारे वाइटल ऑर्गन सेंटर होते हैं, ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड टेम्परेचर। एंड सेरिब्रम जो हमारा होता है, सेरिबिलम, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ द नेक्स्ट इज, an aged client with diabetes mellitus complaining of painless periphery loss of vision is at a risk for cataract, uveitis, open angle glaucoma or closed angle glaucoma. So the right answer is open angle glaucoma. Means whenever there is increase in the intraocular pressure, that condition is known as glaucoma. Normally 10 to 20 mm of which is the normal IOP, and when it is more than 20 mm of Hg, it is termed as glaucoma. एंड हमारे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं दे आर एट अ रिस्क ऑफ ग्लूकोमा. So as it is in the statement, it is said that the patient is complaining with painless peripheral vision loss. Painless है तो painless open angle glaucoma में painless pain will be there, whereas in the closed angle glaucoma painful pain will be present. Now the next is, initial nursing action for the birth of a preterm baby with the Apgar score 8 is weight of the baby, do suction, inform the family member about the birth and sex of the baby, receive the baby in a pre-warmed towel and dry the baby. So Apgar score है 8, तो that is normal. ठीक है, तो हमने उसके बाद पेशेंट बच्चे को क्या करना है, एज द बच्चा इज प्रीटर्म, ठीक है, बेबी जो है वो प्रीटर्म है, तो प्रीटर्म में हमें हाइपोथर्मिया सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो हमारी जो इनिशियल नर्सिंग एक्शन रहेगा दैट विल टू रिसीव द बेबी एंड इमीडिएटली ड्राई द बेबी। हमने प्री वार्म टावल में बेबी को रिसीव करना है और ड्राई करना है। इमीडिएटली ड्राई इसलिए करना है ताकि हीट लॉस ना हो थ्रू इवेपोरेशन। Now the next is, which of the following is used for the visual assessment of neonatal jaundice? And the options are Velek rule, Kramak rule, Landbrauder chart और rule of 9. So basically जो हमारा COD है ये हम बर्न को असेस करने के लिए करते हैं, और C जो है वो हमारा बेसिकली बच्चों में ही हम बर्न टोटल बर्न सरफेस एरिया को इवेल्युएट करने के लिए करते हैं। एंड फॉर द जॉन्डिस वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रामर रूल। ठीक है, सो इट इज द मॉडिफाइड क्रामर रूल। अगर बेबी का फेस इन्वॉल्व है, ठीक है, फेस में इफ देयर इज पेलर तो दैट इज 4 to 6 mg per deciliter is level of bilirubin. 2 is the chest and upper abdomen. अगर फेस के साथ साथ चेस्ट और अपर एब्डोमेन इज इन्वॉल्व देन द bilirubin level may be between 8 to 10. If lower abdomen and thighs are involved, then 12 to 14 mg per deciliter.
फोर्थ में हमारा आ जाएगा आर्म्स एंड लोअर, ये हमारी आर्म्स एंड लोअर, जो हमारा एंकल और नी के बीच का एरिया होता है दैट इज लोअर लेग, 15 to 18 mg per deciliter, एंड इफ बेबी के पाम्स एंड सोल्स भी इन्वॉल्व हैं तो दैट विल सजेस्ट कि द बिलिरुबिन लेवल इज बिटवीन 15 to 20 mm of hg deciliter. Now the next is, in term of response to fire accidents in hospital, what is RACE stands for? And the options are rescue, alarm, control or exit, rescue, alarm, contain or extinguish, rescue, alarm, control or exit, rescue, alarm, control or extinguish. So the right answer is option number B. ठीक है, रेस जो है वो हम फायर एक्सीडेंट्स में करते हैं, तो R स्टैंड फॉर रेस, रेस्क्यू, मतलब इमीडिएटली हमने जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनको रेस्क्यू करना है. A स्टैंड फॉर अलार्म, हमने अलार्म इनिशिएट करना है, और कोड जो भी कोड है हमारा फायर का, कोड ऑरेंज, उसको इनिशिएट करना है. देन C स्टैंड फॉर कंटेन, मतलब उसको हमने उसी एरिया में फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, लाइक डोर्स बंद कर देने हैं, विंडोज बंद कर देनी है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देनी है. एंड एट द लास्ट एक्सटिंग्विशर, अगर हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो हम विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल ट्राई टू कंट्रोल द फायर. और साथ में E ऑल्सो स्टैंड फॉर इवैक्यूएट, कि हमने फिर खुद को भी इवैक्यूएट करना है. Now the next is, which of the following is the most important initial care when chemical burn is suspected? Immediate cover the burn area, remove all the dressing, provide the calm environment, or excessive flushing with water for 20 to 30 minutes. So in case of chemical burn, जो हमारी सबसे main priority है, that is excessive flushing with water for 20 to 30 minutes. मतलब जो हमारा burn area है उसको हमने बहुत ही ज्यादा amount of water के साथ 20 to 30 minutes तक flush करते रहना है. Now the next is, full form of Niti Aayog is, and the options are National Institution for Transforming India, National Institution for Transformation of Industries, National Income Transformation Initiative, National Institute for Technical Initiative. So Niti Aayog stands for National Institution for Transforming India, and this was formed in 1st January 2015. और हमारे पास पहले प्लानिंग कमीशन होता था, ठीक है, जिसके अंडर हमारे अंडर 5 ईयर प्लान्स आते थे, तो उसको नीति आयोग ने अभी रिप्लेस किया है इन द ईयर 2015. नाउ द नेक्स्ट इज, a patient has undergone a C5 and C6 anterior cervical dissectomy. Which priority nursing diagnosis should a nurse document in the plan of care of this patient? And the options are potential impaired tissue perfusion, impaired skin integrity related to tissue incision, risk for infection, or potential ineffective breathing pattern. So C5 C6 है, cervical हमारा जो spinal area है वो involve है, तो C5 and C6 में we will check for the ineffective breathing pattern. So in potential ineffective breathing pattern will be the priority. तो आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एंड अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.